नमस्ते बच्चों, कैसे हो? हमें उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं। इतिहास का एक क्लास है, 10th क्लास का इतिहास है, जिसमें कि हम इटली के एकीकरण के पहले चरण को देख लिए थे और ये इतिहास का 5वां क्लास होगा। और यहाँ पे हम इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण देखेंगे। प्रत्येक क्लास में केवल एक टॉपिक ही कवर करना है आपको, ज़्यादा मतलब बड़ा बड़ा वीडियो नहीं, ज़्यादा बड़ा बड़ा क्लास भी नहीं है। एक टॉपिक एक क्लास में आपको बिल्कुल अच्छी तरह से कवर कर लेना है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं क्या है आखिर इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण में क्या क्या होता है। देखिए, 1848 की जब क्रांति होती है तो 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए जितने भी प्रयास थे टोटल असफल रहा। बात समझ में आया? 1848 तक जितने भी प्रयास किए गए सभी के सभी असफल रहे, लेकिन धीरे धीरे इटली में इन आंदोलनों का असर जागरूकता के रूप में बढ़ रहा था। मतलब असर हो रहा था, बस जो सफलता चाहिए वो नहीं मिल रहा था। तो 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास वस्तुतः असफल ही रहे, परंतु धीरे धीरे इटली में इन आंदोलनों के कारण जन जागरूकता बढ़ी और राष्ट्रीय एकता की भावना तीव्र हो रही थी। इटली में सार्डिनिया पिडमोंट का नया शासक विक्टर एमेनुअल राष्ट्रवादी विचारधारा का था और उसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा। अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने काउंट काबुल को प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त करता है। चलिए इस बात को आप समझिए क्या कह रहा है कि 1848 ईस्वी तक जितने भी इटली के एकीकरण के लिए प्रयास किया गया वो टोटल के टोटल असफल रहे, लेकिन उन प्रयासों ने इटली के जनता के मन में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया और जब राष्ट्रवाद धीरे धीरे लोगों के मन में तीव्र हो गया तो इटली के एकीकरण बहुत ही तेज गति से बढ़ने लगे, ठीक है? जब इटली के एकीकरण का कार्य अभी चल ही रहा है, उसी समय क्या होता है कि सार्डिनिया और पिडमोंट मतलब वियना सम्मेलन के समय में सार्डिनिया पिडमोंट का एकीकरण कर दिया गया था और वहां के शासक जो थे अभी वर्तमान में यहाँ पे बनते हैं विक्टर एमेनुअल। कौन बनते हैं? विक्टर एमेनुअल। वहां के शासक जो थे वो स्वतंत्र हुआ करते थे और वो अपने बारे में निर्णय खुद लेते थे, ठीक है? और अभी यहाँ के शासक बने हैं विक्टर एमेनुअल, जो संपूर्ण इटली का एकीकरण करवाएंगे और ये राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। किस विचारधारा के? राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और इन्होंने अपने रणनीति को बेहतर तरीका से अप्लाई करने के लिए, बेहतर तरीका से लागू करने के लिए, अपने नीतियों को अंजाम देने के लिए काउंट काबुल को नियुक्त किया। और काउंट काबुल बहुत ही शातिर दिमाग का इंसान था और ये एक कूटनीतिज्ञ भी था, ठीक है? ये एक कूटनीतिज्ञ था। अब काउंट काबुल के बारे में जानिए कि ये क्या, कैसे और किस हाल में इटली के एकीकरण के कार्य को जारी रखता है, ठीक है? अब देखिए, काउंट काबुल जो है, काउंट काबुल एक सफल कूटनीतिज्ञ था, ये बात सबसे पहले याद रखेंगे। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था, ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है? अतएव उसने काउंट काबुल ने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती कर लिया, फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कैसे हाथ बढ़ाया? आओ भाई दोस्त बन जाओ, ऐसे थोड़े ना, नहीं। इसके लिए क्या होता है कि जब 1853 से 54 के बीच में क्रीमिया युद्ध चल रहा होता है तो काबुल ने बिना बुलाए फ्रांस का मदद कर देता है। क्रीमिया युद्ध में फ्रांस का मदद कर दिया बिना बोले, ठीक है? युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दिया, जबकि इसके लिए फ्रांस ने आग्रह भी नहीं किया था कि मेरा मदद करो, ठीक है? इसका प्रत्यक्ष लाभ मतलब बिना बुलाए हम किसी का मदद अगर कर देते हैं तो थोड़ा सा उसके मन में मेरे प्रति अच्छा भाव बनेगा। तो क्रीमिया युद्ध में फ्रांस का मदद करने के कारण काबुल को काफी लाभ प्राप्त हुआ। जब युद्ध समाप्त हुई, सम्मेलन बैठाया गया, शांति सम्मेलन पेरिस में हुआ, तो वहां पे सम्मेलन बुलाई गई, तो काबुल को भी वहां पे बुलाया गया। काबुल को भी क्या होता है? उस सम्मेलन में बुलाया गया। पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस, ऑस्ट्रिया के साथ साथ पिडमोंट को भी बुलाया गया। इससे काबुल का वैल्यू जो है वो काफी बढ़ गया,
काबुल का वैल्यू क्या होता है, काफी बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए इस सम्मेलन में काउंट काबुल ने इस बात को साबित कर दिया कि इटली के अंदर ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप करता है, जो कानूनी रूप से गलत बात है। किसी दूसरे के देश में कोई दूसरा अपना माथा लगाए, उंगली घुसेड़े तो गलत बात है ना। तो ये बात काउंट काबुल साबित कर देता है, ये बात काउंट काबुल क्या करता है, साबित कर देता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जिसके कारण संपूर्ण इटली का ध्यान अब किस पे चल गया, इटली, संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली पे चल गया, क्योंकि इटली कहा कि हमको परेशान करता है। भाई अपना देश संभाले, हमको क्या परेशान करता है, इटली गलत कर रहा है, तो पूरा यूरोप कहता हाँ भाई तू परेशान कर रहा है, ये गलत बात है, सहानुभूति मिल गया। ठीक है, अब ये लिखिए, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर गया। इस प्रकार इटली की समस्या को काबुल ने संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। बोला यूरोप महादेश में एक ऐसा देश है जो फालतू का हमको परेशान कर रहा है, कल आपको परेशान करेगा, फिर उसको परेशान करेगा, है? तो ये मेरी ही समस्या नहीं है, ये सबकी समस्या है। इटली की समस्या थी, उस समस्या को बड़ा सा समस्या बना दिया, संपूर्ण यूरोप का समस्या बना दिया। अब ऑस्ट्रिया के खिलाफ लगभग सबके मन में थोड़ा सा गलत भाव बैठ जाता है कि ये जो मेटरनिक है ये बड़ा अजीब आदमी है यार। ठीक है, तो बड़ा कर देता है, इससे काउंट काबुल को काफी लाभ भी होता है। अब देखिए काबुल ने नेपोलियन तृतीय से भी संधि करके बैठा था। ठीक है, एक संधि किया था जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमोंट को सेना समर्थन देने का वादा किया था। ठीक है, फ्रांस के शासक विक्टर, ठीक है, नेपोलियन फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय। अब देखिए क्या होता है कि बोला पिडमोंट ऑस्ट्रिया जब लड़ेगा तब फ्रांस सेना का मदद करेगा पिडमोंट मतलब इसको काउंट काबुल को मदद करेगा। ठीक है, अब देखिए ये संधि कर लिया था, नेपोलियन तृतीय से संधि कर लिया था पहले से कि फ्रांस ऑस्ट्रिया के खिलाफ किसको, पिडमोंट को सैन्य समर्थन देगा, सेना देगा लड़ने के लिए। बदले में क्या मिलेगा फ्रांस को, कुछ तो मिलना चाहिए। तो कहता बदले में नीस और सेवाय नामक 2 रियासत काबुल ने फ्रांस को देना स्वीकार किया था। बोला कि अगर आप हमको सेना दीजिएगा ऑस्ट्रिया को पिटते समय, तो हम आपको इनाम में 2 क्षेत्र देंगे, बड़ा बड़ा भूखंड देंगे, नीस और सेवाय। ठीक है, अब देखिए ये बात कौन का है, काउंट काबुल का है। ये समझौता करके बैठा था, पहले से अपना पूरा सब कुछ फिट करके बैठा था। फ्रांस ने काबुल को यह भी आश्वासन दिया कि यदि उत्तर तथा मध्य इटली की रियासतें जनमत संग्रह के आधार पर पिडमोंट से मिलना चाहेंगे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। अब देखिए क्या क्या कह दिया, बड़ी यहीं पे मेन चाल हो जाता है कि नीस और सेवाय ये दोनों पड़ता था उत्तरी और मध्य इटली में, उत्तरी और मध्य इटली में पड़ता था। जो फ्रांस सेना से मदद करता तो ये दोनों फ्रांस को दे देते, लेकिन कह रहा है कि यहाँ का जनता अगर इटली में रहना चाहेंगे तो फ्रांस बोलेगा कोई बात नहीं है, आप लोग इटली में रह जाएंगे, बस ये करना। ठीक है, तो इस तरह से फ्रांस के हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है, फ्रांस के हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। ठीक है, अब विरोध नहीं करेंगे। इसके लिए काबुल की आलोचना भी की जाती है कि उन्होंने नीस तथा सेवाय नामक प्रांत को फ्रांस को देने का आश्वासन देकर इटली की राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। सही बात है भाई, जर्मनी ये इटली इतने भी कमजोर नहीं थे कि अपना भूभाग दे करके उसके बाद फिर क्या करना है, अब बाकी भूभाग को एक करना है। लेकिन ये भी बात था कि उस समय में इटली था ही नहीं, वहां पे कई स्वतंत्र क्षेत्र हुआ करते थे, वो टुकड़ों में बटा हुआ था, प्रसाद बना हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आलोचना की जाती है, कोई बात नहीं, इतने बड़े बड़े काम किए तो थोड़ा आलोचना तो बनता है। कहता परंतु यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि तब तक इटली का एक राष्ट्र के रूप में उभरा हुआ भी नहीं था, के रूप में उभरा भी नहीं था। यदि 2 प्रांतों को खोकर भी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण हो जाता है तो यह बड़ी उपलब्धि थी। सही बात है, थोड़ा सा 2 क्षेत्र खो करके अगर बाकी इटली का एकीकरण हम कर लेते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं था। ठीक है, कहता है क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काबुल की दृष्टि में संभव नहीं था, और काबुल भली भांति समझ रहे थे कि जब तक फ्रांस मदद नहीं करेगा तब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। अब देखिए इसी बीच क्या होता है,
इसी बीच 1859 से 60 में ऑस्ट्रिया और पिडमोंट के बीच में सीमा का विवाद हो गया, एकदम आयर को लेकर के। आयर समझते हैं, बॉर्डर है, पगडंडी। तो पिडमोंट सीमा, ऑस्ट्रिया और पिडमोंट के बीच में सीमा संबंधित विवाद हो जाता, सीमा संबंधित विवाद हो जाता। किसके किसके बीच में? ऑस्ट्रिया और पिडमोंट के बीच में सीमा संबंधित विवाद हो जाता है और विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो जाता है। विवाद के कारण क्या होता है? युद्ध आरंभ हो जाता है। जैसे ही युद्ध आरंभ होता है, क्या करता है? इटली के समर्थन में फ्रांस अपनी सेना उतार देता है, अपनी सेना दे देता है। वादे के मुताबिक जो करना था कर दिया। अब देखो सेना उतरते ही उतरा, जैसे सेना उतरा तो इधर 2 है, उधर ऑस्ट्रिया अकेले है, ठीक है। ऑस्ट्रियाई सेना बुरी तरह पराजित हो जाता है। ऑस्ट्रियाई सेना क्या होता है? बुरी तरह पराजित हो जाता है। ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य, ऑस्ट्रिया का एक बड़ा राज्य लोम्बार्डी पर अधिकार हो जाता है। किसका? लोम्बार्डी पर पिडमोंट का अधिकार हो जाता है। अभी युद्ध चल ही रहा है। एक तरफ तो लड़ाई लंबी होती जा रही थी और दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगे। नेपोलियन द्वितीय जो था वो इटली के जनता के उत्साह से इतने ज्यादा वो लोग खुश थे, उत्साह से नेपोलियन द्वितीय घबराने लगा कि हमको जो भैया मिलने वाला था 2 राज, नीस और सिवाय, लगता नहीं है मिल पाएगा। काहे कि इसका राष्ट्रवादी, ये लोग तो काफी राष्ट्रवादी है और वहां पे जनमत संग्रह कराएगा तो लोग कहेगा हम इटली में रहेंगे, और जब वो लोग कहेगा हम इटली में रहेंगे तो हम ही बोले हैं कि वो लोग जो कहेगा वही बात मानेंगे, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। तो ये घबराने लगा, मतलब मेरा सेना मारा जा रहा है और हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से ये युद्ध लंबा भी होता जा रहा था और ये घबराने लगा, इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या होता है। क्योंकि उत्तरी और मध्य इटली की जनता काबुल के समर्थन में बड़े जनसैलाब के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलित थी, ठीक है। जनता खास करके उत्तरी और मध्य इटली की जनता काउंट काबुल के नेतृत्व में ही था, उसका ही समर्थन कर रहे थे। नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था। अब नेपोलियन इसके लिए तैयार भी नहीं था। अतः वेनेशिया पर जैसे अधिकार होता है, पिडमोंट का अधिकार है, कहां पे हो गया? वेनेशिया पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला लिया। जैसे 2 राज्य पे, किसके? ऑस्ट्रिया के 2 राज्य पे अधिकार कर लेता है पिडमोंट, और ऑस्ट्रिया बेचारा बुरी तरह से हार रहा था, ठीक है। जैसे अधिकार होता है, इन्होंने अपनी सेना हटा लेता है, ठीक है। अब देखिए तुरंत नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन तृतीय क्या करता है? ऑस्ट्रिया और पिडमोंट के बीच में मध्यस्थता कराता है, मीडिएटर बन के दोनों में शांति समझौता कराने की बात स्वीकार लेता है, स्वीकार कर लिया। अब क्या होता है? इस तरह संधि के अनुसार संधि हो जाता है किस में? ऑस्ट्रिया में, पिडमोंट में। अब दोनों के बीच में जब संधि होता है तो बोला कि ये जो पिडमोंट है ये ऑस्ट्रिया के 2 राज्य, एगो वेनेशिया है और एगो कौन सा है? आप याद रखिए लोम्बार्डी। कौन सा है? लोम्बार्डी और वेनेशिया पर जो अधिकार कर लिया तो इसका क्या होगा? तो देखिए क्या होता है कि ऑस्ट्रिया तथा पिडमोंट के बीच मध्यस्थता के बाद को स्वीकार कर लेता है कौन? नेपोलियन तृतीय। और संधि के तहत, संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पिडमोंट का अधिकार रहा। लोम्बार्डी जो है उस पर पिडमोंट का अधिकार रहा और वेनेशिया जो है जीतने के बाद फिर उसको क्या करता है? लौटा देता है। अब ये लौटा तो लिया, लेकिन फ्रांस जो मदद किया उसका क्या? उसको कुछ तो मिलना चाहिए भाई, चटनी अचार कुछ दे दो, बेचारा खुश हो जाएंगे। अब उसको नीस और सेवाएं तो देना था, चलो दे दिया, ठीक है। देखो क्या होता, उत्तरी इटली के यहाँ पे छूट रहा है। अब देखिए वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार, आधिपत्य रहा, ठीक है। अंततः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया। अब इटली का जो क्षेत्र है काफी बढ़ जाता है, परंतु काबुल का ध्यान मध्य तथा उत्तरी इटली के एकीकरण पर था। काबुल जो था मध्य इटली और उत्तर इटली का जो क्षेत्र है उसमें मध्य बीच वाला भाग और उत्तर के भागों को एकीकरण करना चाहते थे। अतः उसने नेपोलियन को सेवा प्रदेश देने का लालच देकर ऑस्ट्रिया पिडमोंट युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय रहने तथा इटली के राज्यों का पिडमोंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन दे दिया। देखिए अब ऐसा हुआ कि नेपोलियन तृतीय, किसको? नेपोलियन तृतीय की बात हो रहा है, तो नेपोलियन को सेवा प्रदेश देने का लोभ दिया, ठीक है। देकर ऑस्ट्रिया पिडमोंट, ये युद्ध की बात चल रही है, युद्ध की समय संधि हुई थी। पिडमोंट युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय रहेगा, कहा रहेगा? ये निष्क्रिय रहेगा, ठीक है। इटली के राज्यों का, इटली के जो राज्य है वो पिडमोंट में मिलेंगे और जब मिलेंगे तो
उस समय में नेपोलियन इसका विरोध नहीं करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, नेपोलियन विरोध नहीं करेंगे। नेपोलियन बात मान लिया, लेकिन नेपोलियन ने शर्त रखा कि जिन राज्यों का विलय होगा वहां जनमत संग्रह कराए जाएंगे, क्योंकि उन रियासतों की जनता जिन राज्यों में विलय होगा वहां जनमत संग्रह कराए जाएंगे। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पिडमोंट के राज्य थी, क्या कह रहे, रियासतों की जनता पिडमोंट के साथ थी, इसीलिए काबुल में कूटनीति का परिचय देते हुए इसे स्वीकार कर लिया। अब देखिए फ्रांस के नेपोलियन के साथ जो संधि हुआ कि जब मध्य इटली और उत्तरी इटली दोनों को मिलाया जाएगा, दोनों के भूभाग को पिडमोंट में मिलाया जाएगा, तो फ्रांस इस बात का विरोध नहीं करेंगे। तो फ्रांस बोला ठीक है, हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हमारा एगो शर्त है। शर्त यह है कि वहां के जनता से जनमत संग्रह कराया जाएगा, और वो अगर पिडमोंट में मिलना चाहे तो आप मिला लीजिएगा। ये बात फ्रांस भी मान जाता है और इधर ये भी मान जाता है। ठीक है, कौन का वो। ठीक है, आगे बढ़िए। हम थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं क्योंकि समय को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। स्वीकार कर लेता है। अब देखिए 1860 से लेकर के 61 तक काबुल में सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर और मध्य इटली की सभी रियासत, मोडेना, टस्कनी, परमा, बेला जोना, यहाँ पे परमा, मोडेना, टस्कनी, फब्बारा भी है, फब्बारा, बेला जोना को क्या करता है, सबको पिडमोंट में मिला लेता है और जनमत संग्रह भी करके उसको वेरीफाई कर देता है। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिडमोंट के समर्थन के भाई से कोई कदम नहीं उठाया। अब देखिए ऑस्ट्रिया चुपचाप सब कुछ देखता है, क्योंकि इसको फ्रांस का और इंग्लैंड दोनों का समर्थन पिडमोंट को प्राप्त था, कोई कदम नहीं उठाया। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मन एकीकरण की समस्या से भी लड़ रहा था। जर्मनी भी ऑस्ट्रिया के अधिकार में था और जर्मनी भी उधर बवाल मचा के खड़ा था कि हमको भी आजादी दो। तो जर्मनी भी लड़ रहा था, इटली भी लड़ रहा था। तो इटली में कुछ हो गया, कुछ नहीं किया, जर्मनी को बचाने लगा था। इधर जर्मनी में भी सब कुछ हो जाता, जर्मनी भी आजाद हो जाता, दोनों हाथ से निकल गया। ठीक है, अब देखिए 1862 ईस्वी तक इटली रोम तथा वेनेशिया को छोड़ करके बाकी रियासतों को अपने में मिला लेता है, और सभी ने विक्टर एमेनुअल को शासक भी मान लिया। सभी ने विक्टर एमेनुअल को शासक मान लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी बीच क्या होता है, एक महान क्रांतिकारी गेरिबॉल्डी जो सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के एकीकरण के प्रयास में जुड़े हुए थे। ये काफी महान व्यक्ति थे। दक्षिणी इटली के एकीकरण में जुड़े हुए थे गेरिबॉल्डी, एकीकरण में जुड़े हुए थे और एकीकरण करके गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे। गेरिबॉल्डी पेशे से एक नाविक था, ऑब्जेक्टिव में याद रखेंगे, और मेजनी के विचारों के समर्थन थे। किसके विचारों के समर्थन थे? मेजनी के विचारों के समर्थन भी थे। बाद में ये काबुल के प्रभाव में आकर के संवैधानिक राजतंत्र के पक्षधर बन जाते हैं। बाद में ये कोंट काबुल के बात को मानने लगते हैं और बोला संवैधानिक राजतंत्र लागू कर दिया जाएगा, कोई बात नहीं, हम इसका भी समर्थन करते हैं, कर लेने लगता। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, गेरिबॉल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवक, इसके साथ में जो लोग थे उन लोगों के साथ सशस्त्र सेना बनाया। उसने अपने सैनिकों को लेकर के इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स, किस पे? सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया और इन्हें जीत भी लेता है। यहाँ के जनता जो थे बुर्बो वंश के शासन से काफी तंग आ चुके थे और इसीलिए उन्होंने गेरिबॉल्डी का समर्थन भी करता है। ठीक है, और नीस और सेवा को जीत लेता है और जीत करके गेरिबॉल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना भी किया और विक्टर एमेनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहां की सत्ता संभाली। ठीक है, वस्तुतः काबुल के विचार गेरिबॉल्डी से नहीं मिले थे, दोनों के विचार एक दूसरे से काफी भिन्न थे। ठीक है, दोनों के विचार एक दूसरे से काफी भिन्न थे, परंतु काबुल ने उनके दक्षिणी अभियान का समर्थन किया। क्यों? क्योंकि विचार भिन्न है लेकिन लक्ष्य एक था। ठीक है, इस अभियान का विरोध किया, कहता है यहाँ पे गेरिबॉल्डी दक्षिणी अभियान का समर्थन किया, लेकिन 1962 में गेरिबॉल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई
उन्होंने राजधानी रोम पर आक्रमण की योजना बनाई, तब काबुल ने गेरिबॉल्डी के विचार का विरोध करना शुरू कर दिया। बोला ये गलत बात है, रोम की रक्षा के लिए पीडमोंट की सेना दे दी, मतलब बोला हम रोम की रक्षा करेंगे, सेना देंगे इसमें। इसी बीच गेरिबॉल्डी की भेंट काबुल से हुई और उसने रोम के अभियान की योजना त्यागी। बोला ठीक है, रोम पे हमला नहीं करेंगे। दोनों में बातचीत हो गई। दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र बिना किसी संधि के गेरिबॉल्डी ने विक्टर एमेनुअल को सौंप दिया। जितना भी उन्होंने अपने जीवन में अर्जित किया सब कुछ सरकार को दे दिया बिना किसी शर्त के। गेरिबॉल्डी ने दक्षिणी क्षेत्र में शासक बनने का प्रस्ताव मिला। गेरिबॉल्डी को दक्षिणी क्षेत्र में शासक बनने का प्रस्ताव भी मिला, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया, अस्वीकार कर दिया। बोला हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, अपना सारा संपत्ति, अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसर हुआ। वो सब कुछ राष्ट्र को दे दिया और खुद किसान बन के अपना जीवन जीने लगता है। कहता त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गेरिबॉल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा खूब प्रचारित किया गया। लाला लाजपत राय ने उनकी जीवनी भी लिखा था। तो ये आपका इटली के एकीकरण है। यहाँ पे गेरिबॉल्डी भी चल जाता है, अभी केवल काउंट काबू है। अब देखिए दुर्भाग्यवश क्या होता है कि 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काउंट काबू की भी मृत्यु हो जाती है। अब काउंट काबू की जब मृत्यु होगी तो पूरा इटली का एकीकरण अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि रोम और वेनेशिया अभी भी बचा हुआ है। अब शेष इटली का एकीकरण विक्टर एमेनुअल खुद करता है। और किस तरह से करता है जरा देखिए, थोड़ा सा ही बचा है, इटली का एकीकरण पूरा हो जाएगा स्वयं। क्या 1870-71 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध छिड़ गया, जिस कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। पोप जो रोम में बैठता था, पोप एक धार्मिक सत्ता है, ठीक है। अब पोप को संरक्षण किससे मिलता था? फ्रांस से मिलता था, ठीक है। अब फ्रांस अभी पर्सा के साथ युद्ध कर रहा है, तो पोप को सहायता कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। इस मौके का फायदा विक्टर एमेनुअल ने परिस्थिति का लाभ उठाया, ठीक है। अब लाभ उठाया मतलब उस पर हमला कर देता, ठीक है। पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया, वो अपना सुरक्षा देखा, ठीक है। और विक्टर एमेनुअल ने पोप के राजमहल को छोड़कर के बाकी रोम को इटली में मिला लिया। राजधानी रोम को बना लेता है, बाद में बनता है जीतने के बाद। तो विक्टर एमेनुअल ने रोम को अपने अधिकार में ले लेता है। केवल एक छोटा सा क्षेत्र पोप वेटिकन सिटी में रह जाता है, ठीक है। अब देखिए मिला लिया और अपनी राजधानी बनाई। नई परिस्थिति को पोप ने तत्काल स्वीकार नहीं किया। अब पोप जो उस समय के पोप थे वो वर्तमान में तो थोड़ा सा कैकू किया, लेकिन इस समस्या का समाधान मुसोलिनी ने कर दिया। कौन कर देता है? मुसोलिनी ने कर दिया, ठीक है। मुसोलिनी ने पूरी तरह से समस्या का समाधान कर दिया। उसने पोप के साथ समझौता किया, ठीक है। अब वेटिकन की स्थिति को स्वीकार कर लिया, ठीक है। वेटिकन सिटी की जो स्थिति थी उसको क्या कर लिया? स्वीकार कर लेता है। और लास्ट में कहा जा सकता है कि इस तरह से 1871 तक इटली का एकीकरण मेजनी, कौन तीन वो हीरो बने, मेजनी, काबुल और गेरिबॉल्डी, ये तीन हीरो आए और इटली का एकीकरण किए। लेकिन सबसे मेन में था क्या? राष्ट्रवादी नेताओं और विक्टर एमेनुअल जैसे शासकों के योगदान के कारण ही पूर्ण हुआ। अगर राष्ट्रवादी भावना नहीं होता, लोगों के मन में राष्ट्रवादी विचार नहीं होता, तो इटली का एकीकरण संभव नहीं था। अब देखिए इन सभी घटनाओं के पार्श्व में राष्ट्रवादी चेतना सर्वोपरि थी, ठीक है। तो ये इटली का एकीकरण था। इसके बाद हम जर्मनी का एकीकरण भी देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा वो जर्मनी का एकीकरण होगा। हमें उम्मीद है कि आप इटली के एकीकरण को अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।